फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ने वाले सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उदय कुमार झा है। मैं सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई पटना में कार्यरत हूँ और आज का जो विषय है वो बाल संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, जिसको कि जिला बाल संरक्षण इकाई भी कहा जाता है, वह जो भी ज़िले में बच्चे हैं या उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं या उनसे संबंधित जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर क्रियान्वयन का कार्य करती है। इसके साथ ही जो भी डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे हैं उनके भी पुनर्वसन से लेकर सुरक्षा, संरक्षण एवं अन्य महत्वपूर्ण विकास के मुद्दों पर कार्य किया जाता है। देखा जाए जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जिसको कि किशोर न्याय अधिनियम भी कहते हैं 2015, जिसको कि 2021 में संशोधित किया गया था, उस एक्ट के अंतर्गत ही जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन हुआ है और उन्हीं एक्ट के अंतर्गत ही एक ढांचा तैयार किया गया जिसमें कि यह परिकल्पना की गई कि जो भी बच्चे हैं जो कि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक आयु के उस कैटेगरी में जो भी आते हैं उनको हम बच्चे बोलते हैं, और जो भी बच्चे हैं और जिस भी प्रकार के हैं और जिस भी क्लास कैटेगरी के हैं, सभी बच्चों का जो सर्वांगीण विकास हो वो किस प्रकार से हो और इसके लिए क्या एक बेसिक मिनिमम एक क्राइटेरिया या फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा जो तय किया जाता है उसको किस तरह से कार्यान्वयन करना है। तो जिला बाल संरक्षण इकाई एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। जैसे कि अगर हम देखें कि बच्चों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है वो पोषण का विषय होता है, उसके बाद उसकी शिक्षा का विषय होता है, शिक्षा के बाद सुरक्षा का विषय होता है और उसके विकास के लिए फिर जैसे वो बड़े होते हैं फिर उनकी पढ़ाई एवं रोजगार के लिए उनके अलग अलग विषय होते हैं। तो इन सब विषय के लिए भी अलग अलग विभाग एवं डिपार्टमेंट निर्धारित हैं। जैसे शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य विभाग है, सुरक्षा के लिए पुलिस है। लेकिन जिला स्तर पे इसकी कमी महसूस की गई कि एक ऐसा कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट बने जिसमें कि जो सभी विभागों से परस्पर तालमेल कर समन्वय स्थापित कर अगर किसी बच्चे का कोई इश्यू आता है या बच्चे से संबंधित कोई समस्याएं हैं तो उसको सुलझा पाए। तो इसी प्रकार से जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन हुआ और इसके अंतर्गत ही यह कार्य करता है। अब हम आएंगे कि क्या महत्वपूर्ण ऐसे कार्य हैं जो कि जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किए जाते हैं एवं किन परिस्थितियों में जो आमजन है वह हम लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं ताकि हर बच्चों की समस्याओं को हम लोग एक प्रायोरिटी में लेके उसको सुलझा पाएँ। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो कि पूर्व में भी मैंने वर्णित किया था, किशोर न्याय अधिनियम, उसके अंतर्गत बच्चों को 2 कैटेगरी में रखा गया है। वो 2 जो कैटेगरी है वो ये हैं जिसको कहा जाता है कि एक बार ऐसे बच्चे जिनको देखभाल की आवश्यकता है, जिनको कि हम लोग चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन CNCP बोलते हैं, और एक ऐसे बच्चे होते हैं जो कि चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ CICL बोलते हैं। तो कौन है ऐसे CNCP बच्चे, चिल्ड्रन इन नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन, और जिनको की देखभाल की आवश्यकता होती है। तो विरले ही आप लोगों ने कई बार कहीं पाया भी होगा कि कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनके की या तो माता पिता की मृत्यु हो जाती है या ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने परिजनों से या अपने घर से भूले भटक जाते हैं या उनको याद नहीं होता है कहाँ जाना है, या ऐसे कई परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें कि बच्चों को उनके परिजनों द्वारा ही परित्यक्त कर दिया जाता है। तो ये सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके बच्चों को आवश्यकता होती है सरकारी सहायता की एवं सरकारी संरक्षण की। तो इसके लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के पटना में ज़िले में विभिन्न स्तर के गृह संचालित किए जाते हैं। अब गृहों की जो संरचना है वो बच्चों की आयु को लेकर है। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष तक है उनके लिए विभिन्न प्रकार के दत्तक ग्रहण संस्थान पटना में संचालित हैं। तो वर्तमान में भी पटना में 2 दत्तक ग्रहण संस्थान संचालित हैं जिनकी कुल क्षमता 20 है और जिसमें 20 से 22 बच्चे अभी आवासित हैं।
इन सभी दत्तक ग्रहण संस्थानों में जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जिनके कोई या तो माता पिता नहीं होते हैं या जिन्हें परित्यक्त कर दिया जाता है, आए दिन आप लोग भी समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ते होंगे, किसी ने अपने बच्चे को अस्पताल में छोड़ दिया, या किसी बच्चे को झाड़ी में फेंक दिया गया, या किसी बच्चे को माता पिता नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसे सभी बच्चों को ससमय सूचना मिलने पर हम लोग रेस्क्यू करके फिर उनके उपचार के बाद इन सब संस्थानों में आवासित करते हैं, जहाँ की उनके खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है और उन सब तरह की सुविधाएं दी जाती हैं जो कि एक बच्चे को मिलना चाहिए, स्वास्थ्य और पोषण एवं उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर या अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट को लेकर। तो ये पटना में 2 संस्थान संचालित हैं। इन्हीं संस्थानों के माध्यम से फिर बाद में उन बच्चों को विधिवत प्रक्रिया के अंतर्गत उनका पेपर प्रकाशित किया जाता है उनके फ़ोटो के साथ, कि अगर वो बच्चा मान लीजिए भूला भटका हो या वो बच्चा कहीं से आ गया हो या किसी के द्वारा सबमिट किया गया हो, हम लोग को दिया गया हो, तो अगर उनके कोई सही परिजन आ जाएं तो हम लोग एक अखबार में सभी लीडिंग न्यूज़पेपर्स में उन बच्चे का तस्वीर के साथ प्रकाशन करते हैं। और अगर कोई दावा दिया जाता है एक विधिवत समय के अंतर्गत तो बाल कल्याण समिति के सामने उन दावों को रखा जाता है और फिर इस तरह से निपटारा किया जाता है। अगर कोई दावा प्राप्त नहीं होता है तो एक नियमित समय अंतराल के पश्चात उन सभी बच्चों को लीगली फ्री कर दिया जाता है, मतलब वो कानून से अब फ्री हैं और अब वो एडॉप्शन में जा सकते हैं। तो अडॉप्शन प्रक्रिया का हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे बाद में। तो उन बच्चों को जो हम लोग बोलते हैं स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, तो 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को हम लोग ऐसे संस्थानों में आवासित करते हैं और वहाँ से बच्चे अडॉप्शन में जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी देखें तो जो 6 वर्ष से लेकर और 18 वर्ष तक के बच्चे हैं जो कि भूले भटके पाए जाते हैं या अनाथ बच्चे होते हैं या परित्यक्त बच्चे होते हैं, तो उनके लिए विभिन्न तरह के बाल गृह एवं बालिका गृह का पटना में संचालित हैं। जैसे पटना में 3 बाल गृह एवं 3 बालिका गृह संचालित हैं, जिसमें कि मतलब अमूमन 300 बच्चे बालिका गृह में और 200 बच्चे अमूमन बाल गृह में अभी आवासित हैं। इन सभी बच्चों का भी हम लोग प्रयास करते हैं कि घर खोजा जाए, जो कि सबसे पहली प्राथमिकता होती है, क्योंकि पटना चूँकि राजधानी है एवं आप देखिएगा पटना जंक्शन पे कई सारे भूले भटके बच्चे आ जाते हैं जो कि दूसरे ज़िलों के भी होते हैं, जो कि दूसरे प्रांतों के भी होते हैं, दूसरे राज्यों के भी होते हैं। कई बार बच्चे अपने घर में गुस्सा होकर, रूठ कर, कभी झगड़ा करके ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और फिर वो पटना जंक्शन मान लीजिए पहुंच जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को सुरक्षित रेलवे प्लेटफॉर्म से या बस स्टैंड से या सड़क से किसी सूचना प्राप्त होने पे, या हमारे जो कर्मी रहते हैं वो अगर देखते हैं ऐसे बच्चे जो कि किसी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस पे हैं, तो उनको फिर हमारे गिरोह में आवासित किया जाता है, जिसका कि हम लोग फिर से उन बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं और उसके घर को खोजने का प्रयास करते हैं। तो हमारी प्रथम प्राथमिकता होती है कि कोई भी अगर भूला भटका बच्चा अगर मिलता है तो उसको ससमय उनके घर तक पहुंचा दिया जाए सभी विधिवत प्रक्रिया के अंतर्गत, ताकि वो पुनः अपने परिवार के साथ एकजुट हो पाए, क्योंकि बच्चे का जो परिवार है वही उसका सर्वस्व होता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी अगर बच्चा अपना परिवार बताने में असक्षम होता है या नहीं उसका परिवार मिलता है, तो फिर बच्चों का जो पालन पोषण है वह उसी गृह में किया जाता है, जो कि बाल गृह या बालिका गृह, दोनों तरह के बच्चों के लिए अलग अलग गृह है और वहाँ पे बच्चों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इन सुविधाओं में पढ़ाई के उपकरण, डिजिटल लर्निंग बोर्ड से लेकर जो भी रहन सहन, खान पान की एकदम अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि बच्चों का विकास हो। इन सभी गृहों में स्वास्थ्य विभाग से ANM भी प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। इन्हीं सभी गृहों में शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक भी प्रतिनियुक्त हैं। यह हर्ष का विषय हम लोग बताते हैं कि हम लोग की कई बालिका गृहों की बच्चियां जो नियमित स्कूल हैं उसमें भी जाती हैं और अपना शिक्षण ऐसे ही नॉर्मल बच्चों की तरह करती हैं जैसे लोग अपने घरों से बच्चों को भेजते हैं। तो ये हम लोग का एक संकलित प्रयास होता है कि उन सभी बच्चों को वो सभी सुविधाएं मिल पाएँ जो कि आमजनों पे लोग अपने बच्चों को देते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से भी सभी गृहों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी या कोई घटना न घटे।
तो यह एक गृहों का ताना बाना है, जिसमें कि हमने बताया था कि ऐसे बच्चे जो कि नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए हैं या डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, तो उन बच्चों को हम लोग वैसे गृहों में आवासित करते हैं। और इन गृहों में आवासित करने के पूर्व एक प्रक्रिया होती है। तो जैसे कि आप लोग में से भी जो व्यूवर मुझे सुन पा रहे होंगे, क्योंकि कई बार डायरेक्टली मुझे भी कॉल आता ही है, जिसमें कि उनको बच्चे कहीं प्राप्त होते हैं भूले भटके। अधिकतर आप देखेंगे मेला में या छठ में या कई सारे ऐसे बड़े जो आयोजन होते हैं उसमें बच्चे बिछड़ जाते हैं अपने परिवारों से। तो लोग समझना चाहते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ क्या करें, अब क्या करें। अब बच्चे रोने लगते हैं तो उनको किस प्रकार से एक सुरक्षित हाथों में दिया जाए। तो आप सबों की जानकारी के लिए मैं साझा करना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ जो अगर आपको कभी भी इस परिस्थिति में कोई बच्चा प्राप्त होता है तो सबसे पहले या तो आप उसको जो भी नज़दीकी थाना या नज़दीकी पुलिस है उनको समर्पित कर सकते हैं 100 नंबर पे कॉल करके या 112 नंबर पे कॉल करके। उसके पश्चात अगर उसमें भी कोई समस्या आती है तो 1098 एक चाइल्ड लाइन का नंबर है। इस चाइल्ड लाइन के नंबर पे कॉल करके आप उनको बता सकते हैं कि आपके पास बच्चा है और आप इसको समर्पित करना चाहते हैं, तो वहाँ से कोई ना कोई आकर आपके बच्चे को ले जाएगा विधिवत प्रक्रिया के अंतर्गत। और इसके अलावा भी अगर आप स्वयं चाहते हैं कि नहीं आप स्वयं बच्चों को समर्पित करना चाहते हैं तो एक बाल कल्याण समिति होती है। तो बाल कल्याण समिति एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी जेजे एक्ट के अंतर्गत ही उसका गठन हुआ है, जो कि ललित भवन अपना घर में बैठती है। उस बाल कल्याण समिति में 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होती है उसी 5 सदस्य में से, और आप बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चे को उपस्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे जैसे बच्चे जो कि कठिन परिस्थिति में रहते हैं या जिनका आवासन किया जाता है, वैसे उन सभी बच्चों को अवश्य ही बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाना है। तो या तो आप अगर पुलिस को भी देते हैं तो पुलिस भी उस बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापन करेंगी, उसके बाद ही उनको आवासन किया जाएगा। बाल कल्याण समिति इन टोटलिटी उस बच्चे को देखती है, बच्चे से बात करती है, बच्चे की काउंसलिंग करवाती है और देखती है कि उसको वो किस प्रकार से उसको उसके बेस्ट इंटरेस्ट जो हम लोग बात करते हैं, किसी बच्चे का जो बेस्ट इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए और फिर इसको आवासन की व्यवस्था कराई जाती है। तो अगर आप चाहें तो स्वयं भी आकर बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चे को समर्पित कर सकते हैं। उसके अलावा भी जिला बाल संरक्षण इकाई जिसके नोडल पदाधिकारी हम लोग भी इसके लिए तत्पर रहते हैं कि अगर ये ऐसी कोई भी सूचना हम लोग को मिलती है तो हम लोग अपने कर्मियों के माध्यम से बच्चे को रेस्क्यू तुरंत करवाकर बाल कल्याण समिति के में उपस्थापन करते हुए अपने जो सरकार के गृह है उसमें बच्चों का आवासन कराते हैं। तो ये ऐसे बच्चों की सूची थी जो कि बच्चे CNCP हैं, जो कि बच्चे को नीड केयर की आवश्यकता है। अब एक अलग बच्चे का कैटेगरी है जिसको जेजे एक्ट के अंतर्गत जिसको CICL बच्चे का कहा जाता है कि चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ऐसे बच्चे जो कि कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया से विमुख के विरुद्ध आ गए हैं, जिसको हिंदी में विधि विरुद्ध बालक भी कहा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं भटक गए, इन सेंस कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे जो कि कानून उसको सही दृष्टि से नहीं देखता है। तो और उसको लगता है कि नहीं बच्चों में रिफॉर्म की आवश्यकता है, उसको कहीं ना कहीं ऐसे जगह रखा जाए जहाँ कि वो स्वयं अपने आप में परिवर्तन लाए और फिर से समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाए। तो वैसे बच्चों के लिए पर्यवेक्षण गृह ऑब्जर्वेशन होम संचालित है। तो पटना जिले में एक ऑब्जर्वेशन होम है जिसकी क्षमता 50 की है, लेकिन अभी 80 से 90 बच्चे उसमें आवासित हैं। और लड़कियों के लिए भी एक पर्यवेक्षण गृह है जो कि उत्तर रक्षा गृह में आवासित है, उसमें भी कम से कम 50 की क्षमता है, लेकिन 30 बच्चियां भी आवासित हैं। तो ये सभी बच्चे और ये बच्चियां पर्यवेक्षण गृह में आती हैं, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि विधि विरुद्ध हैं, जिन्होंने विधि के विरुद्ध कुछ कार्य किया है। और जैसा कि हमने देखा कि CNCP बच्चों के लिए बाल कल्याण समिति एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैसे ही विधि विरुद्ध बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड JJ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो उसी बॉडी के माध्यम से ही बच्चे वहाँ पे आते हैं। तो आपने मतलब अगर एक बोलचाल की भाषा में कहें या इस तरह से कहें कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि कई बच्चों को लोगों ने बांध के रखा है और कहा है कि ये पॉकेटमारी कर रहा था, ये चोरी करते हुए पकड़ा गया है। तो एक हमारा अर्नेस्ट रिक्वेस्ट होगा कि तुरंत पुलिस को तुरंत सूचित करें और बच्चे को उसी समय बाल कल्याण जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा और फिर वहाँ से बोर्ड के निर्णय के आधार पर बच्चे का
को कहाँ आवासित करना है, पुनः उसको गार्जियन के पास दे देना है ताकि वो रिफॉर्म हो जाए, या पुनः उसको थोड़े दिन के लिए गृह में आवासित करना है, इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये निर्णय हमारा और आपका नहीं होता या किसी का नहीं होता है, यह निर्णय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का होता है। क्योंकि हम लोग बच्चों को एज अ क्रिमिनल ट्रीट नहीं करते हैं, हम लोग बच्चों को एज अ बच्चा ट्रीट करते हैं। और हम लोग की ये एक परिकल्पना होती है कि या तो किसी परिस्थितिवश या तो किसी मजबूरीवश बच्चा क्राइम में संलिप्त हुआ है, और किस प्रकार से अगर हम लोग उनको निकाल कर फिर से उसकी परिस्थितियों से एक अनुकूल परिस्थिति में रखते हुए समाज की मुख्य धारा में जोड़ दें, यही पर्पस है। तो पर्यवेक्षण गृह में भी जो बच्चे होते हैं उनके रहने की अनुकूल व्यवस्थाएं होती हैं। किसी प्रकार का कोई जेल का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, वो एक ओपन डॉर्मेट्रीज होती हैं, बच्चों की खेलने कूदने एवं पढ़ने की व्यवस्थाएं होती हैं। पर्यवेक्षण गृह में आपको हर्ष होगा कि जानकर कि एक विद्यालय भी संचालित है जो कि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है, और उसमें नियमित रूप से शिक्षक आते हैं और पठन पाठन कार्य होता है। इसके अलावा भी बच्चे को कई चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि कैंडल मेकिंग, इलेक्ट्रिशियन से, प्लम्बिंग से, उनको कई तरह की लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, ताकि वो जब पर्यवेक्षण गृह से बाहर निकले तो अपने आप को समाज से अलग न माने और तुरंत ही मुख्य धारा में शामिल हो पाएँ। ये हमारा एक गृहों की विवरणी हो गई। तो और किस प्रकार के बच्चों को जिला बाल संरक्षण निकाय देखता है या संरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा हम लोग जो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे आज बात करने वाले हैं वह है अडॉप्शन का, जिसके संबंध में कई लोगों को कई प्रकार की जिज्ञासाएं भी होती हैं और कई लोग जानना भी चाहते हैं कि कानूनी और विधिवत तरीके से किस प्रकार से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को किया जाए, अडॉप्शन को किया जाए। तो अडॉप्शन के संबंध में भी अडॉप्शन रेगुलेशन अभी जो सबसे नया रेगुलेशन है और सबसे संशोधित रेगुलेशन है 2022 का नियमावली है, उस नियमावली के अंतर्गत सभी दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं को किया जाता है। दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं में शामिल होने से पहले कई तरह की शर्तें होती हैं और यह प्रक्रिया कम्प्लीटली ऑनलाइन है। तो ये इस चीज़ को समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह एक ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं है। कानूनी दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया ऑनलाइन है। एक वेबसाइट है CARA कारा का, जिसको सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी कहते हैं। उस कारा के वेबसाइट में ही केयरिंग्स पोर्टल है। उस केयरिंग्स पोर्टल पे जाके कोई भी जनमानस जो कि उस श्रेणी में आता है बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए आवेदन डाल सकता है, और उस आवेदन के संबंध में फिर आपको एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होता है और उस रेफरेंस नंबर को आप लगातार ट्रैक कर सकते हैं कि आपका आवेदन कहाँ तक पहुँचा है। इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। यह एक शुरुआत से लेकर अंत तक कंप्लीटली डिजिटल और कंप्लीट ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है। कई तरह के लोगों के भ्रम होते हैं अडॉप्शन को लेकर कि किस प्रकार से उनको बच्चा मिल सकता है। कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको कि अडॉप्शन करना होता है कि कोई और क्या रास्ता है, कोई और क्या हमको बच्चा जल्दी मिल सकता है। तो आज हम उस मिथ को डिस्पेल करना चाहेंगे कि वह कंप्लीटली ऑनलाइन प्रक्रिया है। अगर आपसे कोई भी इस तरह का वादा करता है कि हम आपको बच्चा दिलवा देते हैं, जो ज़्यादा चार्ज लगेगा, ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो आप लोग कंप्लीटली उसमें ना पड़े। वह एक गैर कानूनी प्रक्रिया है। इसके लिए फिर आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, आपको जेल हो सकती है। तो उससे बचें। आप कानूनी प्रक्रिया अंतर्गत ही अडॉप्शन रेगुलेशंस के अंतर्गत जो प्रक्रियाधीन है उसके अंतर्गत ही आवेदन करें केयरिंग से पोर्टल पे। और आपके मदद के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई हमेशा तत्पर है। हम लोग के कार्यालय आकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आवेदन किया जाए, उसकी क्या क्या जो बेसिक आवश्यकताएं एवं रिक्वायरमेंट है। कुछ चीज़ों को मैं अभी भी बता देता हूं आप लोग को। तो अडॉप्शन कौन कर सकता है? बेसिकली कोई भी शादीशुदा व्यक्ति या सिंगल पेरेंट्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई ये बाध्यता नहीं है कि सिंगल पेरेंट्स या सिंगल मदर या सिंगल फादर अडॉप्ट नहीं कर सकता है। कोई भी आदमी अडॉप्ट कर सकता है बच्चों को। अब उसमें उम्र की कुछ सीमाएं हैं। तो जैसा मैं बताना चाहूँगा कि अगर दंपत्ति की उम्र 85 वर्ष है, दोनों का जोड़कर, मतलब हस्बैंड का और वाइफ का अगर एज जोड़ने के बाद 85 ईयर्स तक है, तो उसको 2 वर्ष से कम उम्र का बच्चा मिल सकता है। और अगर एकल दंपत्ति है, मतलब सिंगल हस्बैंड या सिंगल वाइफ है, तो उसको उनका उम्र 40 ईयर्स होना चाहिए।
उसके बाद उनको 2 साल के अंतर का बच्चा उपलब्ध कराया जा सकता है, जो पोर्टल से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका आयु दंपत्ति का और जोड़कर 85 वर्ष से ज़्यादा है और 90 वर्ष के अंतर्गत है तो आपको 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक का बच्चा मिलता है। और अगर 100 वर्ष है तो 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक का मिलता है। और अगर दोनों का 100 वर्ष से ज़्यादा है, हस्बैंड का एंड वाइफ का आयु जोड़कर, तो फिर आपको 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे को अडॉप्ट करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि शादी का कम से कम 2 साल हो जाना चाहिए अडॉप्शन के लिए अप्लाई करने से पूर्व। अगर आपका 2 साल नहीं होता है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और पति पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है, क्योंकि यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आप एक बच्चे को नया घर देते हैं और आप भी एक संतान की प्राप्ति करते हैं, तो इसके लिए दोनों की सहमति आवश्यक है। लड़का लड़की दोनों को आप लोग गोद ले सकते हैं, वो आपका अपना चॉइस है कि अगर कोई भी चाहें तो आप लड़का भी या लड़की भी, दोनों में से कोई भी, जो भी आपका अपना चॉइस है वो आप गोद ले सकते हैं किसी भी लिंग के बच्चों को। और भावी दत्तक ग्रहण माता पिता और बच्चे का उम्र का डिफरेंस कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। तो यानी कि अगर 24 वर्ष की माँ है तो वो नहीं होगा, तो मिनिमम जो आयु है वह मतलब बच्चे के आयु से मतलब दोनों में 25 साल का गैप होना चाहिए, बच्चे के आयु में और जो दंपत्ति है उसके किसी एक के आयु में। तो 24 वर्ष की माता या 25 वर्ष की माता नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो गैप होगा वो 25 साल का नहीं होगा। ये कुछ मुख्य बिंदु है। तो बेसिकली इससे संबंध में हम लोग के द्वारा आईसी मटेरियल भी बना हुआ है, जिसको कि हम लोग लाइव करने के बाद अपने कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर देख सकते हैं। हम लोगों ने कई तरह प्रकार के आईसी मटेरियल्स बनाया हुआ है। एक इस प्रकार का आईसी मटेरियल है अडॉप्शन से संबंधित, काफ़ी स्पष्टता से इसमें जानकारी प्रदान की गई है, तो ये हम लोग डाल देंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। और जो भी अगर आपके जान पहचान या रिलेटिव में या किसी को भी इसकी आवश्यकता होगी तो वो लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और हम लोग का संपर्क नंबर भी है, तो आप लोग संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। बेसिकली जो कुछ प्रमुख दस्तावेज चाहिए आप लोगों को इसके पूरे प्रक्रिया के लिए, तो वो आय प्रमाण पत्र चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, एक व्यक्तिगत प्रमाण पत्र चाहिए, विवाह का साक्ष्य चाहिए जो मैरिज सर्टिफिकेट बोलते हैं, दंपत्ति का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, और दंपत्ति का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र चाहिए कि आप लोग स्वस्थ हैं, और परिवार का 3 नवीनतम पासपोर्ट फोटोग्राफ चाहिए। और आय प्रमाण पत्र की भी चर्चा होती है। आय प्रमाण पत्र भी इसका एक मूल डॉक्यूमेंट है जो चाहिए होता है, जो कि आपको बाद में अडॉप्शन के समय काम आता है, उसको भी सबमिट करना होता है। आय की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल रखा गया है। जो दत्तक ग्रहण कमेटी होती है उसको एसेस करने के लिए कि ये दंपत्ति सक्षम है कि नहीं है बच्चे को पालन पोषण करने में या वो लाइफ देने में जिसका वो हकदार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों के लिए दत्तक ग्रहण संस्थान है जहाँ पे उनका ख्याल रखा जाता है, तो हम लोग की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि पेरेंट्स कम से कम इतने कैपेबल होने चाहिए कि बच्चों को एक अच्छी परवरिश, अच्छा शिक्षा, अच्छा पोषण और अच्छा स्वास्थ्य और सुरक्षा दे पाए। कोई मिनिमम क्राइटेरिया संपत्ति या इनकम का नहीं है इसमें। तो बेसिकली जैसा मैंने बताया कि आप लोग डायरेक्टली कारा का वेबसाइट पे जा सकते हैं और केयरिंग्स पोर्टल के थ्रू खोल सकते हैं। और जब हम सॉफ्ट कॉपी डाल देंगे तो उसमें और भी कई जानकारियां हैं, जो सॉफ्ट इश्यूज़ हैं वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये अडॉप्शन से संबंधित हो गए। इसके बाद कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अडॉप्टिव एज में भी हैं लेकिन अभी तक वो लीगली फ्री नहीं हुए हैं, तो वैसे बच्चों को फोस्टर केयर में भी रखा जाता है। विदेशों में यह कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें कि आप लीगली अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं लेकिन बच्चों की पालन पोषण और देखभाल करना चाहते हैं, तो इसको फोस्टर केयर प्रक्रिया के अंतर्गत लिया जाता है। और आप जब चाहें तब बच्चों को वापस दे भी सकते हैं, जिसमें कि कई बार ऐसा होता है कि अगर देखिएगा हमारे समाज में कि जिनके बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए हैं या बच्चे अब पढ़ाई कर रहे हैं और अगर दंपत्ति चाहते हैं कि नहीं हम कुछ बच्चों को अपने पास रखें, उनको शिक्षा दें और एक इमोशनल सपोर्ट दें, और तो फिर वो लोग फॉस्टर केयर की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं, जिसमें कि कई बिंदुओं पर जांच करने के उपरांत अगर दंपत्ति को उस योग्य पाया जाता है तो संस्थानों से बच्चे उनके फॉस्टर केयर में जा सकते हैं, फिर उनके साथ रह सकते हैं और वो उन बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं एवं मन चीज़ें कर देंगे। वो तो लेकिन वो अडॉप्शन का पार्ट नहीं है, वो कानूनी रूप से बच्चा आपका लड़का नहीं होगा, लेकिन आप बस उसको पालन पोषण करता है उसके, तो वो फॉस्टर केयर है।
इसके अलावा जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था कि हमारे पास कई सारे गृह संचालित हैं, जिसमें कि बाल गृह, बालिका गृह व मान्य गृह है। तो उसमें जब बच्चों की आयु 18 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम लोग उसको आफ्टर केयर के तहत जोड़ते हैं। तो आफ्टर केयर के अंतर्गत बेसिकली, क्योंकि आइडिया यही रहता है कि जब बच्चे सरकार के जो घर हैं उसमें 18 वर्ष से ऊपर आ जाएं तो वो एक समर्थ और शिक्षित नागरिक बनकर उभरे, ताकि वो अपने जीवन यापन स्वयं कर पाए। और इसलिए उनको विभिन्न प्रकार की स्किल से भी जोड़ा जाता है। विगत वर्षों में कई बच्चों को हम लोगों ने, बालिका गृह के बच्चों को बेंगलोर भेजकर विभाग के माध्यम से होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कराया गया, जो कि अभी पटना के भी जो भी अच्छे होटल्स हैं जैसे लेमन ट्री हो गया या गार्गी ग्रैंड हो गया, तो कई जगह वो लोग काम कर रहे हैं। और भी देश के कई होटलों में 5 स्टार होटल्स में वो बच्चे काम कर रहे हैं, विभिन्न अपने जो उनकी सीखी गई थी, कैटरिंग में हो या हाउसकीपिंग में हो या मैनेजमेंट में हो या फूड एंड ड्रिंक में हो। तो इन सारे चीज़ों में बच्चे काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो मॉन्जनीज जो आप लोग देखते होंगे केक शॉप, उसमें भी हमारे कई बच्चे काम कर रहे हैं आफ्टर केयर के अंतर्गत। तो वो आइडिया वही है कि ऐसे भेजा जाए ताकि वो एक तरह से उनका ऑन दी प्लेस इंटर्नशिप भी हो जाए, वो काम करना सीख जाए, विभिन्न तरह के ट्रेड जैसे मार्केटिंग, सेल्स आदि करना सीख जाए, ताकि वो जब बड़े हों तो फिर अपना जीवन यापन और अपना रोजी रोटी स्वयं से कर पाएँ। तो ये आफ्टर केयर योजना के अंतर्गत था। इसके बाद जो कुछ राज्य सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जिसका संचालन जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जाता है बच्चों के लिए। तो इसमें एक योजना परवरिश योजना है। परवरिश योजना ऐसी योजना है जिसमें कि ऐसे बच्चे जिनके कि दोनों माता या पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है, दोनों की मृत्यु, या बच्चा अनाथ हो जाता है, या तो ऐसे बच्चे जिसको कोई छोड़ देता है, परित्यक्त हो जाता है, उसका कोई देखने वाला न माँ है न बाप है, वो किसी अपने आश्रित के पास रह रहा है, या बच्चे के जो आश्रित हैं या माता पिता हैं, या अगर उनको कुष्ठ रोग है या HIV रोग है, या बच्चे को कुष्ठ या HIV है, तो ऐसे सभी जो बेनिफिशरीज हैं और जो BPL कैटेगरी में आते हैं और जिनके परिवार की इनकम 60,000 से कम है, तो उन सभी लोगों को लाभ दिया जाता है परवरिश योजना का। 1,000 रुपये की राशि प्रति माह 18 वर्ष पूर्ण होने तक उनके आश्रित और बच्चे दोनों का जो ज्वाइंट अकाउंट बनाकर उनके खाते में डाला जाता है। इस आवेदन को जो प्रखंड आपकी सहायिका सेविका होती हैं प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, और CDPO कार्यालय के माध्यम से, SDO कार्यालय से होते हुए वो आवेदन हमारे पास आता है। आप लोग डायरेक्टली भी आवेदन कर सकते हैं जिला बाल संरक्षण इकाई में, फिर हम लोग उसको विधिवत तरीके से कराकर बच्चों को वो लाभ दिलाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए है, अगर आपके समुदाय में या आपके जान पहचान में कोई ऐसा बच्चा है जिनके या तो अभिभावक HIV/AIDS या कुष्ठ से ग्रसित हों या बच्चे अनाथ हों, तो जरूर ही इस योजना के बारे में उनको अवगत कराएं। योजना से संबंधित भी IEC मटेरियल जो हम लोगों ने बनाया है उसको भी हम लोग सॉफ्ट कॉपी कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, ताकि आप लोग भी उसको सर्कुलेट कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ा जा सके इन योजनाओं से। 1300 बच्चे अभी अमूमन पटना जिला के इस योजना से जुड़े हुए हैं, जिसमें से कि अभी करेंटली 900 ऐसे बच्चे जिनके खाते में प्रति माह 1,000 रुपये जा रहे हैं, और जो बचे हुए बच्चे थे वो 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु उनकी हो चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक ऐसी योजना है जिसको लाया गया था कि ताकि बाल विवाह से को पर अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि अगर बच्चों का विवाह सही उम्र पे होता है, जो कि उनकी लीगल उम्र है लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल, अगर उसके ऊपर होता है तभी इस योजना का लाभ प्राप्त होता है। तो अगर जो लाभुक हैं वो BPL कैटेगरी में है या जिनकी इनकम 60,000 या उनसे कम है, तो उन सभी लोगों के लिए है कि वो अप्लाई कर सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत, और वो प्रखंड में RTPS काउंटर पे इसका अप्लाई कर सकते हैं, और फिर इसका DBT के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाता में 5,000 रुपये का एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। तो हाँ, इसके लिए पात्रता यही है कि मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो लीगल आयु है वो उस आयु में करें। अंडर एज मैरिज होता है तो वो वैसे भी क्राइम है, और इसके लिए इसकी योजना का पात्रता नहीं हो पाता है। तो ये जो 2 योजनाएं थी जो सरकार की, इसके अलावा एक स्पॉन्सरशिप स्कीम है हम लोग की। स्पॉन्सरशिप स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि कोई भी जो परिवार होता है जिसका कि ब्रेड विनर, परिवार का मुखिया, अगर वो कार्य करने में सक्षम है या उसकी मृत्यु हो जाती है
या वह किसी एक्सीडेंट में, एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि कम्प्लीटली वह सक्षम हो गए हैं, अब कार्य नहीं कर सकते हैं या जीवन यापन अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, तो इस परिस्थिति में वैसे आवेदनों को जो कि जिला बाल संरक्षण निकाय के समक्ष आते हैं, तो वैसे आवेदनों में फिर हम लोग एक फॉस्टर केयर कमेटी है जो कि निर्णय लेती है कि उन बच्चों को फॉस्टर केयर का लाभ दिया जाए। तो वो 4,000 रुपये की राशि अब दी जाती है। पूर्व में यह राशि 2,000 रुपये थी, अब उसको बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दी गई है। प्रति बच्चा है ये राशि। तो अगर एक परिवार में मान लीजिए 2 बच्चे तो वो राशि 8,000 रुपये हो जाएगी अगर दोनों बच्चों को उसका लाभ मिलता है तो। और इस राशि और यह इनिशियली 2 वर्षों के लिए राशि दी जाती थी और फिर बाद में अगर विशेष परिस्थिति में फिर उसको 3 वर्ष भी किया जाता था। लेकिन हो सकता है कि अभी आने वाले समय में मिशन वात्सल्य में कई सारे परिवर्तन हुए हैं तो यह इसका लाभ लंबा मिल सकता है। तो अगर ऐसा भी कोई परिवार हो जिसमें अगर आप लोग के समक्ष भी आप लोग को लगता है जिसको जो किसी योजना का लाभ लिया जा सकता है तो निश्चय ही लोगों को बताया जाए और जागृत किया जाए कि वो लोग आवेदन दें। अभी वर्तमान में कुल 43 ऐसे बच्चे हैं जिनको यह लाभ दिया जाता है, जिनके खाते में प्रति माह 4,000 रुपये डाली जाती है। यह सभी योजनाओं का जो उद्देश्य वो यही है कि बच्चे अपने परिवार या निकटतम जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनके साथ रह पाए, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल केयर है वह एक लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब लास्ट आखिरी रास्ता है। कहीं ना कहीं हम लोग की ये कोई अपनी इच्छा नहीं होती कि सभी बच्चों को लाकर इंस्टीट्यूशन में रखा जाए, क्योंकि बच्चे का इंस्टीट्यूशन में उस प्रकार का माहौल नहीं मिल पाता जो कि उसको परिवार में या समुदाय में मिलता है, जहाँ बच्चे स्वच्छंद होकर खेल पाते हैं, कूद पाते हैं, जा पाते हैं अपने दोस्तों के साथ, और जो वो प्यार मिलता है, इंडिविजुअलाइज्ड केयर मिलता है नाना नानी से या चाचा चाची से, अगर माता पिता नहीं है उस केस में तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे का देख रेख उसके परिवार के आसपास के सदस्यों द्वारा ही किया जाए। तो ये स्पॉन्सरशिप उस परिवार के लिए भी एक राहत होती है कि चलो बच्चों के देख रेख एवं पठन पाठन के लिए भी एक सहयोग राशि सरकार द्वारा प्रदत्त की जा रही है। लेकिन इसमें राइडर यही है या इसमें शर्त यही है कि बच्चे पर उस परिवार द्वारा फोकस किया जाना चाहिए और उसको शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सभी चीज़ों का लाभ मिलते रहना चाहिए। आज के डेट में जो हम लोग के सभी विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में सब तरह की व्यवस्थाएं बच्चों के लिए की गई हैं। मिड डे मील से लेकर पुस्तकों से लेकर ड्रेस से लेकर हर तरह के सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। लेकिन नामांकन करवाने की दायित्व जो है वो स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स की भी है कि अगर अभिभावक हैं तो बच्चों का नामांकन नज़दीकी सरकारी स्कूल में करा दें ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। तो ये 3-4 योजनाएं थी। इसके बाद एक हम लोग बात करना चाहेंगे बाल विवाह का, जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह का जो हम लोगों ने जिक्र किया था कि क्यों आवश्यक है कि बच्चों की शादी एक नियत उम्र के बाद हो। और अभी लेकिन ऐसा कई प्रकरण आते हैं, अभी भी शादी का काफ़ी अभी समय भी चल रहा है और पटना में अमूमन हम लोग 15 से 20, 25, 30 से ज़्यादा कभी कभी पिछले वर्ष जैसे 30 से 40 शादियां रुकवाई गई थी। विभिन्न प्रकार के मैसेजेस या कॉल सब हम लोग को आए थे जिसमें कि लड़कियां अंडर एज थी या लड़के अंडर एज थे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इसके लिए हम अगेन जिला प्रशासन की तरफ से आप सबों को अपील करेंगे कि बाल विवाह एक अपराध है। बाल विवाह को हतोत्साहित करने का पूर्ण प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है एवं सरकार की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि इसके लिए हम लोगों का जो मानव श्रृंखला बनाई गई थी बाल विवाह रोकने के लिए, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला थी, और इसके लिए समुदाय को ही आगे आना पड़ेगा और समुदाय को ही बताना पड़ेगा और समुदाय को ही एकत्रित होकर कहना पड़ेगा। तो बाल विवाह से संबंध में अगर किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो आप लोग जरूर ही नज़दीकी प्रखंड विकास पदाधिकारी को या पुलिस को या इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी को, क्योंकि अनुमंडल पदाधिकारी जो होते हैं वो बाल विवाह निषेध पदाधिकारी होते एज ए डेजिग्नेशन उनका यह भी है, तो उनको और प्रखंड विकास पदाधिकारी भी इसके लिए सहायक पदाधिकारी हैं। तो इन सबों के संज्ञान में लाएं, जिला बाल संरक्षण इकाई के संज्ञान में लाएं, तो हम लोग इसको कोऑर्डिनेट करके तुरंत रुकवाते हैं, रेस्क्यू कराते हैं। और साथ में साथ अगर यह नहीं भी हो पाता है तो 1098 जो कि हमने पूर्व में ही बताया 1098 यह चाइल्ड लाइन का नंबर है, इस पर जरूर सूचित करें ताकि बाल विवाह पे अंकुश लगाया जा सके। और इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और प्रयास करते हैं कि बाल विवाह को रोक ही दिया जाए।
और अगर बाल विवाह अगर होने की स्थिति में भी होता है तो कई बार गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्योंकि जैसा पता है कि बाल विवाह प्रतिबंधित है। तो इसमें जो भी लोग शामिल होते हैं, परिवार के, पूजा कराने वाले, टेंट वाले, पंडाल वाले, सभी की गिरफ्तारियां होती हैं। और विहित बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत जिस भी प्रकार की निषेधात्मक कार्रवाई होती है वह की जाती है। इसके बाद का जो विषय है वह बाल श्रम का विषय है, क्योंकि सब लोग इसको रोकने का प्रयास करते हैं और लेबर डिपार्टमेंट जो हमारा श्रम विभाग है उसके साथ मिलकर जिला बाल संरक्षण इकाई लगातार पटना में कई जगह छापेमारी करता है। जो लेबर एक हम लोग का धावा दल होता है श्रम विभाग का, उसके साथ मिलकर, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आवश्यकता है इसको मूल रूप से निकालने की। इसके लिए अगर फिर से हम कहना चाहेंगे कि आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे कंज्यूमर भी हैं इन अ वन वे कि तो हम लोग जैसे ऐसे दुकान जाएं जहाँ की बाल श्रमिक हैं या ऐसे बच्चे हैं जो 14 वर्ष से कम के हैं या तो और वो काम कर रहे हैं, तो जरूरी हम लोग जाकर एक बार इसका प्रोटेस्ट दर्ज करें, दुकानदार को भी बताएं या प्रशासन को भी सूचित करें, श्रम विभाग को बताएं, 1098 पर बताएं, ताकि हम लोग निषेधात्मक कार्रवाई करें। और उसके साथ साथ हम लोग हतोत्साहित भी करें ऐसे सभी संस्थानों को, सामान न लेकर या उसके साथ न जाकर। कहीं ना कहीं यह हम लोग के लिए आवश्यक होगा, और प्रण भी लें कहीं ना कहीं कि बाल विवाह, बाल श्रम निषेध करना हम लोग का लक्ष्य है, क्योंकि वो बच्चे स्कूल जाएं और पढ़ें तो वो ज़्यादा श्रेष्ठकर हमेशा होगा कि रादर देन वो श्रम करें। तो ये एक संगठित प्रयास होना चाहिए और कम्युनिटी और सोसाइटी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आवश्यक है इसको मूल रूप से ख़त्म करने के लिए। इसके बाद जो एक अंत में एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे, जो कि बाल यौन उत्पीड़न है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। बहुत ही कम बात की जाती है इसके बारे में, चर्चाएं बहुत कम की जाती हैं। चूँकि कई लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ते हैं तो ये एक अच्छा मंच भी है यह बताने का कि जिला बाल संरक्षण इकाई लगातार इस विषय में भी काम करता है जन जागरूकता के लिए। अगर कुछ होता है तो अगर हम लोग के पास शिकायतें आती हैं तो हम लोग कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सभी के यहाँ जहाँ भी यंग बच्चे हैं या यंग लड़के हैं या यंग लड़कियाँ हैं, हम लोगों को घर में एक ऐसा माहौल ज़रूर ही क्रिएट करना है जहाँ कि बच्चे अपनी बातों को खुलकर रख पाएँ, हम लोग से बात कर पाएँ, हम लोग को बता पाएँ, क्योंकि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है यह एक पैंडेमिक है, एक बीमारी है और यह दिखता नहीं है लेकिन यह है और बहुत ही बड़े स्तर पे कई तरह के शोध हुए हैं, कई तरह के रिसर्च हुए हैं। तो यह भी बताया गया है कि ऑलमोस्ट हर दूसरा बच्चा एक ऐसा बच्चा है जिसके साथ कहीं ना कहीं अब्यूज़ हुआ है। उसमें लड़के भी इक्वली शामिल हैं या लड़कों के साथ ज़्यादा हुआ है। तो यह बात कि नहीं लड़के हैं तो इनके साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं होता है या नहीं हो सकता है, यह एक बहुत ही गलत धारणा है। आइडिया यह है कि जब आपको बच्चों को एक ऐसा माहौल जरूर दें जिसमें कि वो बोल पाएँ, बच्चों से संवाद स्थापित करें। ये चीज़ें टैबू नहीं होनी चाहिए कि नहीं इससे बारे में घर में चर्चाएं नहीं होंगी, चीज़ें नहीं होंगी। बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा टच है जो उनके लिए सेफ टच है, कौन सा ऐसा टच है जो उनके लिए अनसेफ टच है। कहाँ कहाँ पे कोई टच करे तो उनको यह बातें अपने निकटतम जो ट्रस्टेड पेरेंट्स हैं या गार्जियन उनको बतानी चाहिए कि जहाँ पे आप बच्चों को बताएं कि नहीं अगर ये स्थल है, जैसे कि छाती का स्थल होता है या नितंब होता है या पैरों के बीच का स्थल होता है, जहाँ की कोई अगर आपको छूता है या आप असहज महसूस करते हैं तो तुरंत ही आप लोगों को ये चीज़ें बताएं। और जैसे ही आप लोगों को पता चलता है तो तुरंत ही यह चीज़ें रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ये चीज़ें होती हैं तो ये मामला पोक्सो का बनता है। पोक्सो जो कि एक बहुत ऐसा कानून है जो बच्चों के सुरक्षा के लिए और संरक्षण के लिए बनाया गया था, जिसको हम लोग प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूजेस एक्ट भी कहते हैं। और पोक्सो के अंतर्गत मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं अगर आपको पता चलता है कि अब्यूज़ हुआ है तो उस अब्यूज़ को आपको पुलिस को मैंडेटरी रिपोर्ट करना है। तो इसीलिए सभी अभिभावकों से यह एक आग्रह रहेगा कि जब भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की कोई बातें होती हैं या कोई बच्चा बताता है कि उसको किसी भी प्रकार से इनएप्रोप्रिएट तरीके से कहीं भी छुआ गया है, चाहे वो कोई भी हो, यह जानकर आपको अचंभा होगा कि 50 से 60% तक ऐसे सभी मामलों में कोई ना कोई जानने वाला इन्वॉल्व होता है, चाहे वो घर के रिश्तेदार हो या घर के कोई जानने वाले हों या आस पड़ोस के कोई लोग हों। तो यह कहना कि नहीं ये नहीं कर सकते हैं
और बच्चों पर अविश्वास जताना यह कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत हतोत्साहित करता है, वो फिर अपनी बातें बताते नहीं हैं। तो जरूरी बच्चों के बातों पर ध्यान दें, एक संवाद स्थापित करें, और अगर इस तरह की कोई भी सूचना मिलती है या बच्चे बताते हैं कि उनके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है जिसमें कि वो असहज महसूस किए, किसी ने उन्हें छुआ जिससे कि उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, वो टच अच्छा नहीं लगा, तो तुरंत ही पुलिस के माध्यम से कार्रवाई करें, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। अगर आप पहली बार बच्चों को हतोत्साहित करेंगे तो बच्चे ही फिर बाद में आपको बताएंगे नहीं, ये चीज़ों को छुपाएंगे। तो इसमें ज़ीरो टॉलरेंस लेते हुए आगे करना है। अगर इस संबंध में आपको कोई आगे प्रक्रिया में दिक्कत हो तो जरूर ही जिला बाल संरक्षण इकाई में या हम लोग से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि कानूनी तौर पे इसका निपटारा किया जाए। बच्चों को सेफ अनसेफ टच के बारे में आप एजुकेट करें और बच्चों को बताएं, और जो समुदाय है उसमें भी कहीं ना कहीं बच्चों को सेफ महसूस कराएं। यह एक समुदाय की जिम्मेवारी होती है कि बच्चा सेफ रहे, क्योंकि बच्चा रहता समुदाय के बीच में ही है प्राइमरली। यह हम बार बार समुदाय की बातें करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे का जो इंटरफेस है, अधिकतर समय है वो समुदाय में गुजरता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर के आसपास का माहौल हो। तो जरूर ही इस चीज़ का ध्यान रखें।